मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 12 C++ के परिचय के भाग 2 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ अन्य मुख्य जानकारियाँ जैसे कि टाइप कन्वर्जन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट और कमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। देखिए, जब भी हम टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, यह एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में असाइन करती है। यानी कि एक प्रोसेस जो कि एक डेटा टाइप की वैल्यू या वेरिएबल को दूसरे तरीके के डेटा टाइप के वैल्यू वेरिएबल में असाइन करती है। और यह दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो जब हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं, इसे हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन होता है वह अपने आप हो जाता है। अब देखेंगे कैसे होएगा। तो इसके लिए देखो, दो कंडीशंस दी गई है। तो पहली कंडीशन है कि दोनों डेटा टाइप एक दूसरे के कंपेटेबल होने चाहिए। यानी कि अगर एक वैल्यू अंक स्टोर करी है तो दूसरी जो डेटा टाइप है वह भी अंक ही स्टोर करनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों कंपेटेबल होने चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो छोटा डेटा टाइप है उसकी जो वैल्यू है वह बड़े डेटा टाइप में असाइन करते हैं। यानी कि देखिए, हर डेटा टाइप की अपनी मेमोरी साइज़ होती है। तो जो छोटा डेटा टाइप होता है, यानी कि जो कम मेमोरी स्पेस लेता है, उसकी वैल्यू हम बड़े डेटा टाइप यानी कि जो ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है उसमें असाइन कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें इंट आई इक्वल्स टू 50 दे रखा है। यानी कि आई में 50 टाइप का 50 नंबर स्टोर हो रहा है। अब देखिए, जो फ्लोट है उसमें एफ टाइप का फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पे असाइन क्या कर रहे हैं, आई असाइन कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो इंट होता है वह फ्लोट से छोटा होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये इंट छोटा होता है फ्लोट से। अब इसको देखिए, इस लाइन से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्रम दे रखा है जिसमें जो डेटा टाइप है क्रमानुसार दे रखे हैं। ये सबसे छोटा डेटा टाइप होता है, यानी कि सबसे कम स्पेस लेता है मेमोरी में। फिर इसके बाद होता है शॉर्ट, ये इससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। फिर बात करते हैं इंट की, यानी कि शॉर्ट से थोड़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। और फिर फ्लोट की बात करें तो ये इंट से थोड़ी ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, लेकिन जो डबल है उससे कम मेमोरी स्पेस लेता है। और ये जो डबल है वह सबसे ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स लिखे हैं जो बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे बाइट सबसे छोटा डेटा टाइप है और डबल है वह सबसे बड़ा डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अभी हमने फ्लोट ले रखा है जो कि चौथे नंबर पे है। तो फ्लोट क्या कर रहा है, इंट की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यानी कि छोटे डेटा टाइप से हम बड़े डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छोटे डेटा टाइप में हमारी वैल्यू क्या थी, 50 थी, जो कि हम कहाँ स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इस एफ में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इस लाइन के बाद ये जो एफ है उसमें क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और आई में कौन सी वैल्यू थी, 50 वैल्यू थी। अब देखिए, जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वह हमेशा जो आंसर है वह दशमलव में देता है। तो ये आंसर क्या दे देगा, इसका आंसर आ जाएगा f का 50.00। तो इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप को अगर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं तो यह इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इसके लिए दोनों डेटा टाइप्स आपस में कंपेटेबल होने चाहिए। यानी कि अगर कोई एक डेटा टाइप नंबर्स स्टोर कर रहा है तो दूसरा डेटा टाइप भी नंबर ही स्टोर करना चाहिए। और जो पहला डेटा टाइप है वह हमारा छोटा है और दूसरा हमारा बड़ा डेटा टाइप है, यानी कि ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली इसमें टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं जो कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो जब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, यह मैनुअल टाइप कन्वर्जन कहलाता है। इसमें जो डेटा टाइप होता है उसको मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखिए, ये मैनुअली क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसमें जो बड़ा डेटा टाइप होता है उसे हम छोटे डेटा टाइप में असाइन कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसे मैनुअली कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमने डेटा टाइप देखा था, डबल देखा था। अब डबल का जो डिक्लेरेशन है वह डी वेरिएबल से है और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, वह वैल्यू स्टोर हो रही है 4321
.555। तो इस तरीके से डी में एक वैल्यू स्टोर हो रही है 4321555 और यहाँ पे ये डी करके मेमोरी का नेम हो गया है। अब देखिए दूसरा जो लाइन है वह कह रहा है इंट आई, यानी कि यहाँ पे एक मेमोरी बन रही है जिसका नाम है आई। अब देखिए जो आई है इसमें क्या स्टोर हो रहा है, इसमें डी को कन्वर्ट करा जा रहा है मैनुअली। ये देखिए मैनुअली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिस भी टाइप का हमारा ये जो वेरिएबल होता है यानी कि जो इंट टाइप का है, इसके लिए इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डी तो हमारा डबल टाइप का था, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंट लिखा है ब्रैकेट में, और ये इंट में कन्वर्ट करके इस आई में वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब देखिए जो डबल है इसमें तो वैल्यू 4321.555 थी, लेकिन जैसे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये केवल 4321। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में असाइन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत है, यानी कि जो छोटा डेटा टाइप है उसका आपको डेटा टाइप लिखना है ब्रैकेट्स में और उसके साथ ही इसको असाइन करना है। तो ये है आपका डेटा असाइन हो जाएगा छोटे डेटा टाइप में। तो इस तरीके से आप एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन को यूज़ करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कांस्टेंट। तो जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं, यह वैल्यू को रन टाइम पे किसी भी तरीके से चेंज नहीं की जा सकती है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं या एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वह वैल्यूज़ हमें अगर चेंज नहीं करनी है तो उसके लिए हमें कॉन्स्ट तरीके का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें उदाहरण में देखेंगे कि ये जो कॉन्स्ट है वह कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन इंट एज 90 किया है, इसके आगे हमने कॉन्स्ट करके ये डेटा टाइप लगा दिया है। तो अब ये देखिए कॉन्स्ट क्या करेगा, जो ये एज है इसकी थ्रू आउट वैल्यू 90 रहेगी, यानी कि जब जब उस प्रोग्राम में एज का अगर वेरिएबल यूज़ किया जाएगा तो उसमें वैल्यू क्या दिखाई जाएगी, 90 ही दिखाई जाएगी। उसमें आप कोई भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो आपको एरर दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू नम में है यानी कि 3.1415 है, तो ये थ्रू आउट किसी प्रोग्राम में नम की वैल्यू 3.1415 ही दिखेगी। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। इस तरीके से हम कॉन्स्ट तरीके के डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वेरिएबल की। तो जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं, ये किसी बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप वैल्यूज़ का स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना, जब हम आई का डिक्लेरेशन देखिए उसमें 50 असाइन कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से हम बॉक्स बना रहे थे और उसमें 50 लिख रहे थे, उस बॉक्स का नाम हमने आई दिया था। तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आई क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब देखिए जो वेरिएबल होता है वह मेमोरी लोकेशन को दिया गया एक नाम होता है। अब देखिए ये जो मेमोरी में स्पेस एक बॉक्स हमने ऑक्यूपाई किया था उसका नाम क्या है, यहाँ पे आई है। इसी तरीके से हम किसी भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे इस बॉक्स को दे सकते हैं। अब इस नाम का जो प्रयोग करते हुए स्टोर की गई वैल्यू पर अलग अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू जो है वो 50 है, लेकिन जब भी हमें इस बॉक्स में कोई जो वैल्यू है इसको चेंज करना है तो हम किसके थ्रू चेंज करेंगे, इस आई के थ्रू चेंज करेंगे। और इसी के साथ इसको एक मेमोरी लोकेशन का नेम भी देंगे। तो इसका जैसे हमने नेम दे दिया 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम दे सकते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उसका जो नाम है यहाँ पे हमने वेरिएबल के नेम से डाला है। तो इस तरीके से हम इसमें कार्य करेंगे। इसको और एग्जांपल से भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट करके। तो यहाँ पे ये किस तरीके का डेटा टाइप है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल है काउंट, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 15। तो देखिए इस तरीके का कोई बॉक्स ऑक्यूपाई हो जाएगा मेमोरी में और जिसका नाम काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल नेम से ही इस बॉक्स का नाम रखा जाएगा। और इसके अंदर वैल्यू क्या थी, इसके अंदर वैल्यू 15 थी, तो इसके अंदर हमने वैल्यू 15 डाल दी। और इसका कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ज़रूर होगा। तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, इसका मेमोरी लोकेशन है 2398F। तो इस तरीके से हर वेरिएबल का कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है और उसको जिस भी नाम से दिया जाता है यह हम इसे वेरिएबल कहते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो ये हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया है जिसमें वेरिएबल हमारा ch है और इसमें जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वह हम j स्टोर कर रहे हैं। तो ये तो हमारी j तो वैल्यू हो गई है यहाँ पे। इसी तरीके से जो ch है ये हमारा वेरिएबल है और जो ये है ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। तो इस तरीके से जब भी हम मेमोरी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ये तीनों चीज़ें इसमें शो होने लग जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इनपुट आउटपुट। तो जब भी हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, हर प्रोग्राम में कुछ इनपुट तो ज़रूर दिया जाता है। आप देखिए जब ये इनपुट दिया जाता है तो इससे कोई ना कोई आउटपुट भी जनरेट होता है। इसी तरीके से जब हम C++ की जो स्ट्रीम्स होती है उसमें हम इनपुट का और आउटपुट का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो स्ट्रीम्स होती है वे Cin और Cout होती है, जिसको हम कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट के नाम से जानते हैं। ये C का मतलब यहाँ पे कंसोल है, इनका मतलब इनपुट है। इसी तरीके से यहाँ पे C का मतलब कंसोल है और आउट का मतलब आउटपुट है। तो अब इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो इनपुट आउटपुट होता है वह इस तरीके का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है या इस तरीके के ऑपरेशंस को ओवरलोड भी करता है जब भी हम Cin और Cout फंक्शंस को उपयोग करते हैं। तो देखिए इसे एग्जांपल से समझेंगे कि इंट मार्क्स करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, Cin से यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। देखिए ये इन जो है इनपुट लेने का कार्य कर रहा है यूज़र से। तो कंसोल से जब इनपुट लेना है तो ये किस तरीके के वेरिएबल में आ जाएगा, ये मार्क्स करके वेरिएबल में आपको शो होने लग जाएगा। फिर बात करें Cout मार्क्स और मार्क्स, तो ये देखिए जब आउट है यानी कि आउटपुट कंसोल पे या क्या दिखेगा आपको, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डेटा दिखने लग जाएगा जो कि मार्क्स बता रहा है। और जो भी मार्क्स यहाँ पे हमने डाले होंगे, सपोज़ करिए 42 हमने मार्क्स डाले हैं, तो यहाँ पे आपको मार्क्स में इसका आंसर क्या देने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको ये आउटपुट देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनपुट आउटपुट कार्य करता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं C++ के, तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए हैश यानी कि प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव का उपयोग करते हैं, जो कि £साइन हमने पढ़ा था। इसके बाद हम इंक्लूड लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। जो भी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है उन सभी हेडर फाइल्स का यहाँ पे हम नाम लिखते जाएंगे। अगर हमें एक फ़ाइल इंक्लूड करनी है तो उस फाइल का नाम लिखेंगे, और बहुत सारी फाइल्स इंक्लूड करनी है तो इसी तरीके से और भी हैश इंक्लूड करके उन फाइल्स का नाम हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेन फंक्शन की। तो इस मेन फंक्शन में यहीं से आपका प्रोग्राम रीड होना स्टार्ट होता है। तो देखिए ये जब कंट्रोल स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका मेन होता है। इसके बाद अगर कर्ली ब्रैकेट्स हैं और उसमें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं तो उन सभी स्टेटमेंट को रीड करके जो भी आउटपुट दिखाना होता है या जो भी एक्शन लेना होता है वह सब एक्शन इस प्रोग्राम में लिया जाता है। और ये सब कार्य करने के बाद ये ब्रैकेट फिर से बंद हो जाता है, जो कि बताता है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं C++ प्रोग्राम की। तो इस प्रोग्राम में देखिए जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो इस तरीके से हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है इसकी, ये कमेंट्स है जो कि कंपाइलर द्वारा रीड नहीं की जाती है। कमेंट्स के बारे में हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है जो कि #include iostream.h है, वह किसी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर रही है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए हम यहाँ उपयोग में ले रहे हैं। इसी की तरह अगर आपको और कोई फाइल्स इंक्लूड करनी है तो वह भी आप हैश इंक्लूड करके उन फाइल्स का नाम लिखते जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं वॉइड मेन की, जहाँ से हमारा कंपाइलर का कंट्रोल स्टेटमेंट कार्य करना स्टार्ट करता है, यानी कि उस डेटा को रीड करना स्टार्ट करता है। तो ये सबसे पहले की लाइन है जो कि कंपाइलर द्वारा रीड की जाती है। इसके बाद ये एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट में ओपन करने के बाद सबसे पहली लाइन लिखी हुई है Cout दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। तो इस C++ में आपका जो प्रोग्राम लिखा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये आपको वहाँ आपको कंसोल पे आउटपुट की तरह दिखने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या था, Cout का कंसोल आउटपुट। तो यह लाइन आपको कंसोल पे बाहर रिजल्ट की तरह दिखने लग जाएगी। इसके बाद ये Cout /n बता रहा है। तो /n का मतलब हमने पढ़ा था न्यू लाइन।
तो यह न्यू लाइन में उस कर्सर को दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जैसे ही कर्सर आएगा, इसके बाद ये सी आउट क्या दे रहा है, यानी कि कंसोल आउटपुट क्या दे रहा है, मिशन ज्ञान, यानी कि मिशन ज्ञान जैसे जो कंटेंट है ये सब आपको दिखाने लग जाएगा। तो इसमें इस तरीके का कुछ आउटपुट दिखाई देने लग जाएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे मिशन ज्ञान दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ बना सकते हैं। तो कोई भी आउटपुट शो करने के लिए आप सी आउट का उपयोग करेंगे, और सी आउट के बाद कुछ इस तरीके से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जो कि ओवरलोड किए जाते हैं आपके आउटपुट स्ट्रीम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कमेंट्स। तो जब हम कमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि ये वह लाइंस होती है जो कि कंपाइलर द्वारा रन टाइम पे रीड नहीं की जाती है। तो जब भी हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये वह स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको रीड नहीं किया जाता है कंपाइलर द्वारा, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो जब भी हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं, ये किसी भी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते समय लगाया जाता है, और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है डबल बैकस्लैश। तो देखिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है जहाँ पे हमने इस तरीके से 2 स्लैशेस लगाए हैं और आगे ये लाइन लिखी है। तो ये जो लाइन है वह कंपाइलर द्वारा रीड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये साइन लगा हुआ है जिसका मतलब होता है कमेंट। तो जब भी हम कमेंट का उपयोग करते हैं, वह लाइन कंपाइलर द्वारा रीड या रन नहीं की जाती है। फिर बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। तो जब भी हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं, इसका उपयोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स या लाइंस को लिखने के लिए किए जाते हैं, और यह लाइनें कंपाइलर द्वारा रीड नहीं की जाती है। अब देखिए, जब हम सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रहे थे तब तो हम डबल स्लैशेस यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम ये स्लैश और इस तरीके से गुणा का जो साइन होता है वह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे हमारा कमेंट ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हम पहले गुणा का साइन और फिर इस तरीके का स्लैश उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये जो पहली लाइन है यहाँ पे हमने इस तरीके का कमेंट यूज़ किया, और इसका बिल्कुल अपोजिट करके जहाँ पे हमारा कमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने इस कमेंट को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया, जो कि बहुत सारी लाइनों को एक साथ कमेंट करने में, यानी कि उसका जब हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने उपयोग के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, तब हम इस तरीके के कमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंक्लूड iostream.h। तो जब भी हम इस तरीके की लाइन का उपयोग करते हैं, ये जनरली एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है, और इस क्लास में सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी हम सी इन और सी आउट करके जो फंक्शन उपयोग कर रहे थे वे किसके द्वारा कर रहे थे, इस फाइल के द्वारा कर रहे थे, iostream.h। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड ना करें तो हम सी इन और सी आउट जैसे फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इस तरीके की फ़ाइल को इंक्लूड करना होता है, इसलिए हर प्रोग्राम में इसकी हेडर फाइल को ऐड किया जाता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तभी हम इनपुट आउटपुट वाले जो फंक्शंस हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वॉइड मेन। तो जब भी किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है वह मेन फंक्शन के द्वारा ही होती है, और इसमें पाए गए कथनों को कंपाइलर द्वारा पढ़ा और संचालित किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मेन में जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वह पहले कंपाइलर द्वारा रीड किए जाते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत होता है, वॉइड मेन या मेन फंक्शन के अंतर्गत होता है। अब देखिए, जो वॉइड कीवर्ड होता है वह डेटा की अनुपस्थिति को बताता है, जिसका मतलब होता है नो वैल्यू या एम्प्टी, यानी कि वह फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि वह उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वह नो वैल्यू का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम जब भी कोई फंक्शन मेन बनाते हैं और उसके आगे हम वॉइड लिखते हैं, तो उसका मीनिंग होता है नो वैल्यू, यानी कि एम्प्टी फंक्शन है, इसलिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है द कर्ली ब्रैकेट्स एंड द बॉडी ऑफ फंक्शन मेन। तो अब देखिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जो बॉडी, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वह मेन फंक्शन था। इस मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी डेटा लिखना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वह इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सब आपको इस ब्लॉक में ही लिखने होंगे।
तो ये एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया है। तो सबसे पहला जो लाइन है इसमें इंट एक्स वाई है, यानी कि हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स वाई करके। तो ये है दो मेमोरी लोकेशंस ले लेंगे, तो इनकी मेमोरी लोकेशन भी हम ही असाइन कर देते हैं मैनुअली अभी। तो यहाँ पे 1 2 3 असाइन कर दिया और वहाँ पे 4 5 6 असाइन कर दी है वाई की। अब देखिए सी आउट एंटर द वैल्यू। तो अब ये यूज़र को क्या आउटपुट दे रहा है कि आपको कोई वैल्यू एंटर करनी है। जैसे इसने कहा तो यूज़र ने क्या करा है, एक्स की वैल्यू एंटर करवा दी, तो ये एक्स की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। तो एक्स की सपोज करिए यूज़र ने एंटर किया था 20, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, एक्स में स्टोर हो गई। फिर बात कर लेते हैं एंटर द वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू थी वो स्टोर करवाएगा। तो इसने सेकंड वैल्यू की थी 30 दे दी है, तो ये देखिए 30 वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर देगा वाई में। और इसके बाद द वैल्यूज़ आर एक्स वाई, तो जो भी इसकी वैल्यूज़ थी एक्स वाई, तो इस तरीके से ये आउटपुट दे देगा द वैल्यूज़ आर 20 एंड 30। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं यूज़र से इनपुट लेके। तो ये सब कार्य आपके वॉइड मेन फंक्शन के अंतर्गत होता है। और ये जो स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे इस कर्ली ब्रैकेट वाले ब्लॉक में ही लिखेंगे, जिसमें ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स, कॉन्स्ट, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।